हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट देखेंगे। लेसन नंबर 4, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। देखो, लेसन का नाम है 1857 का स्वतंत्रता युद्ध। जैसे कि हम रेगुलर जैसे देखते लेसन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके। अब ये फर्स्ट पार्ट है स्टार्टिंग के लेसन का, तो उसी तरह से हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे और आपके समझ के लिए मैं थोड़ा हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन करूँगा। In 1857, a great struggle took place in India which completely shocked the British government. देखो, 1857 में अंग्रेजी सत्ता को मतलब एक शॉक, मतलब बुरी तरह से एक आघात पहुंचाने वाला भारत ने उनके विरुद्ध में युद्ध किया था। This struggle did not arise all of a sudden. और यह जो युद्ध है ये अचानक से नहीं हुआ था, सडनली नहीं हुआ था। अर्लियर एज वेल many such struggle took place in India against the British। और अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में ऐसे बहुत सारे संघर्ष हुए थे इसके पहले भी। The scope of the struggle of 1857 and its background was taken into consideration by V.D. सावरकर। वी डी का मतलब क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। In his book The Indian War of Independence 1857। मतलब क्या कि जो स्वतंत्र वीर सावरकर जो थे, उन्होंने क्या किया था कि एक जो बुक है उन्होंने लिखा था, तो उस बुक में यह युद्ध के बारे में उन्होंने लिख के रखा था। मतलब जो 1857 के जो युद्ध की जो व्याप्ति है, उसकी जो पार्श्वभूमि, जो हम लोग बैकग्राउंड जो बोलते, पृष्ठभूमि जो बोलते, वो उनके 1857 के स्वतंत्र समर का जो बुक है, इस बुक में लिख के रखा था। लेटर मैंने रिवोल्यूशनरीज गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम इट इन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और जो रिवोल्यूशनरीज मतलब क्या? क्रांतिकारी जो लोग रहते हैं। तो ऐसे जो क्रांतिकारी जो लोग थे, इन्होंने उस बुक से प्रेरणा ली। किसके लिए? कि अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ने के लिए। उस बुक से उन लोगों को, रिवोल्यूशनरी लोगों को क्या मिली? प्रेरणा मिली। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, स्ट्रगल बिफोर 1857। मतलब 1857 का जो पहले वाला जो पीरियड था, उसके पहले वाला स्ट्रगल, या हम लोग उसे युद्ध कह सकते हैं या संघर्ष भी कह सकते हैं स्ट्रगल को। At every place where the British rule was established in India, the local people had to bear the ill effect of the British government। देखो, इसका मतलब ऐसे होता है कि भारत में जहाँ जहाँ पर भी अंग्रेजों की सत्ता स्थापन हुई थी, वहाँ के लोग अंग्रेज जो शासन थे या जो गवर्नमेंट था, उसके दुष्परिणाम को उनको फेस करना पड़ता था, उनको झेलना पड़ता था। The Indians started feeling that they are exploited in every strata due to company's rule। और जो कंपनीज रूल मतलब क्या? कंपनी की जो सत्ता है, उसके कारण ये भारत के सभी जो लोग हैं ऐसे सोचते थे कि हमारा सभी स्तरों पे, सभी स्तर मतलब कैसे होता है कि खेती या उसका जो टैक्स रहता है, ये सब वो पूरी तरह से ऑल स्टार्टअप सभी तरह से उनका क्या हो रहा था? शोषण हो रहा है, ऐसा उनके मन में विचार उठता था। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज डिसकंटेंट अगेंस्ट द रूल। और इसी की वजह से भारतीय जो लोग थे, उनके मन में उत्पन्न क्या होने लगा कि हम लोगों को सभी तरह से एक्सप्लॉइट हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो इसकी वजह से सत्ता के विरुद्ध में क्या हुआ? असंतोष, मतलब क्या? सेटिस्फाई नहीं हुए, असंतोष बढ़ता गया, डिसकंटेंट जो है वो बढ़ता गया।
फार्मर्स एंड कॉमन पीपल बिकेम बैंकरप्ट ड्यूरिंग द कंपनी रूल। और देखो, जो फार्मर मतलब क्या, किसान, और कॉमन पीपल साधारण जो लोग हैं, वो कंपनी सरकार के कार्यकाल में क्या होते गए, कंगाल होते गए। क्या होते गए, कंगाल, मतलब पैसे पूरी तरह से उनके ऊपर ही लुटा देना, सब मतलब कर्ज बाजारी हो जाना। इन 1770 there was major famine in the Bengal province, but the British rulers were indifferent and insensitive toward Indian people। देखो क्या हुआ था कि 1770 में बंगाल प्रांत जो है, उसमें बंगाल जो प्रोविंस है, रीजन है, इसमें एक अकाल पड़ा, बहुत बड़ा अकाल पड़ा। फैमाइन मतलब न खाने के लिए कुछ, न मतलब खेती भी कुछ नहीं है, सब सब एकदम अकाल पड़ा। तो ऐसे में अंग्रेजी शासक जो थे, उनको साधारण लोगों को जो साथ जो आचरण जो थी, वो एकदम मतलब संवेदन शून्य, इनसेंसिटिव, मतलब क्या कि उनके मन में उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। From 1762 to 1857, the peasants of Bengal participated in the rebellion led by सन्यासी फकीर। और देखो 1763 से लेके 1857 के कालखंड में बंगाल में जो भी पीजेंट्स मतलब जो किसान जो थे, उन्होंने क्या किया था कि जो सन्यासी फकीर जो थे, उनके नेतृत्व में क्या किया, आंदोलन किया, वहां पे संघर्ष किया। Similar revolt took place in गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया। और ऐसे ही संघर्ष जो है वो गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और दक्षिण भारत में भी हमें दिखाई दिए। उमाजी नाइक also gave a strong fight। उमाजी नाइक ने भी क्या किया कि प्रखर इस रूप विरोध किया। He organized the Ramoshis and the local youth to revolt against the British। उन्होंने जो रामोशिस करके एक जो सोसाइटी का जो ग्रुप था, उनको इकट्ठा किया, और लोकल जो यूथ जो थे, मतलब हम लोग बोलते हैं उनको कम उम्र वाले जो लड़के जो थे, उनको इकट्ठा किया और ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट उनको लड़ने के लिए या रिवोल्ट करने के लिए, संघर्ष करने के लिए खड़ा किया। दे ड्रू ए डिक्लेरेशन एंड अपील टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। और उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने और अंग्रेजी सत्ता को न मानने का उनको आह्वान किया। दे इंस्पायर्ड पीपल इन पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक, भोर एक्सेट्रा। और उन्होंने, उमाजी नाइक जो थे, उन्होंने क्या किया कि अपने इंस्पायर मतलब लोगों को इंस्पायर किया, प्रेरणा दी। किन किन रीजन के लोगों को, महाराष्ट्र में ये सब रीजन है, तो पुणे, सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिक और भोर, मतलब ये पुणे के यहीं पे आते हैं। तो ये जो सब रीजन है, इन लोगों के मन में उन्होंने एक इंस्पायरेशन जागृत किया ब्रिटिश लोगों के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए। इन 1832 उमाजी नाइक वॉज अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ इन पुणे। और देखो, उमाजी नाइक को 1832 में पकड़ा गया और उनको अरेस्ट करके क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। द इंडियन ट्राइब एंड फॉरेस्ट कम्युनिटीज आल्सो चैलेंज द ब्रिटिश रूल। देखो क्या हुआ कि भारत में जो आदिवासी, इंडियन ट्राइब मतलब भारतीय जो आदिवासी जो थे, और फॉरेस्ट कम्युनिटी मतलब क्या, वन्य मतलब जो जंगल में रहते हैं, ऐसे जो लोग, जनजाति ऐसी, तो इन्होंने भी ब्रिटिश लोगों के खिलाफ क्या किया, आह्वान किया या चैलेंज किया, चुनौती दी उनको।
देयर लाइवलीहुड वॉज डिपेंड ऑन फॉरेस्ट रिसोर्स। मतलब ये जो आदिवासी जो लोग थे, इनकी जो लाइवलीहुड जो थी, मतलब जो दिनचर्या जो चलती थी, वो आजीविका जो चलती थी, वो किसके ऊपर चलती थी? फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर। मतलब वो जंगल में ही सब उनको मिलता था, खाने पीने की चीज़ें, रहने की चीज़ें। द ब्रिटिश लॉ पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन इट। और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट जो थे, उन्होंने इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या, निर्बंध ला दे उनको उस जो वन्य जो संपत्ति है उसके ऊपर से उनका अधिकार निकालना चाहा। कॉन्सिक्वेंटली बिहार कोलम एरिया ऑफ छोटा नागपुर, गोंड ऑफ ओडिशा, संथल ऑफ बिहार फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश। और ये जो सब आदिवासी जो जमाती है, जैसे मैंने कहा कि बिहार की जो कोलम एरिया ऑफ छोटा नागपुर, गोंड्स ऑफ ओडिशा, ये सब जो आदिवासी जो जमात है, इन्होंने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ क्या किया? आवाज़ उठाया। द गडकरीज फ्रॉम कोल्हापुर एंड फोंड सावंत फ्रॉम कोकन अल्सो चैलेंज द ब्रिटिश। और जो कोल्हापुर के गडकरीज जो थे और कोकन जो रीजन है, उनमें से फोंड सावंत करके जो एक आदिवासी जो जमात है, इन्होंने भी क्या किया? उनके खिलाफ आवाज़ उठाया, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ। हाँ, Before 1857, some zamindars and royal class from different territories rebel against the British। और देखो, जो 1857 के पूर्व, बिफोर मतलब क्या, पहले, देश में जो विभिन्न भाग में जो कुछ जमींदार जो लोग थे, रियासतदार जो लोग थे, इन्होंने भी इनके साथ प्रखर संघर्ष किया। आपको ये जो ब्लू पिंक कलर में जो दिख रहा है, डू यू नो पाइका रिबिलियन, ये अभी हम लोग देखेंगे। पहले ये जो पूरा है अभी कंटिन्यू चल रहा, ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये डू यू नो पाइका रिबिलियन, ये एक शॉर्ट में दिया हुआ है इतने पिंक कलर के बॉक्स में, तो इसको हम लोग थोड़ा 2 मिनट के बाद देखेंगे। पहले अभी ये कंटिन्यू चल रहा है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। इन द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देयर वेर मैनी इंडियन सिपाही। देखो, इन द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसमें जो आर्मी जो थी, उसमें हमारे जो इंडियन सिपाही जो थे, इंडियन सिपाही उसमें काम करते थे। दे वेर इल ट्रीटेड बाय द कंपनी। और उनको भेदभाव जैसे व्यवहार जो हम लोग बोलते हैं, वो कंपनी उनके साथ करती थी। देयर सैलरी एंड अलाउंस वेर वेरी लेस कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर। और उनकी जो वेतन जो थे, तथा अन्य जो कुछ फैसिलिटीज जो थी, वो अंग्रेजी जो सैनिक जो थे उनकी तुलना में बहुत ही कम थे। इन 1806 ए वेल्लोर एंड इन 1824 एट बराकपुर द रिवोल्ट टुक अप फायर्स फॉर्म। और 1806 में, 1806 में वेल्लोर, वेल्लोर एक प्लेस है, वेल्लोर में 1806 में, और 1824 में बराकपुर में क्या किया कि इस वजह से एक विद्रोह जो है उसने उग्र रूप धारण किया। मतलब बहुत बड़ी तरह से विद्रोह हुआ था। ऑल दिस रिवेलियन टुक प्लेस इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। और ये सभी जो संघर्ष जो है, वो उन उन स्थानों में हुए जो जहाँ पे होने चाहिए थे। दे वेर लोकल इन नेचर एंड सिंगल हैंडेड। और वह उनका स्थानीय और एकाकी रूप था। मतलब क्या कि जहाँ पे जिसकी सत्ता थी, उसने वहाँ पे वो जो संघर्ष है वहाँ पे हुआ था। अंग्रेजों जो थे, उनके वजह से ये संघर्ष होता था। द ब्रिटिश फोर्सिबली ब्रोक डाउन द रिवोल्ट। और अंग्रेजों ने अपने बल का उपयोग कर कर इन सब का दमन कर दिया। ब्रोक डाउन मतलब तोड़ देना। ये जो सब रिवोल्ट जो थे, संघर्ष जो थे, इनको ये शांत कर देते थे, दमन कर देते थे इनका। पब्लिक अनहैप्पीनेस वॉज स्प्रेड बट इट डिड नॉट वैनिश। देखो, लोगों में उत्पन्न
जो असंतोष की जो भावना थी, उसको दबाया जाता था। सिर्फ उसको क्या किया जाता था, सिर्फ दबाया जाता था। ब्रिटिश लोग ये जो असंतोष की जो भावना जो है लोगों के मन में, इनको सिर्फ दबा देते थे, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाते थे। द एंगर बस्ट आउट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। लेकिन देखो 1857 का जो स्वतंत्रता युद्ध हुआ, इसमें ये जो एंगर जो है, इनका गुस्सा जो है लोगों का, ये बस्ट हुआ, बाहर निकला। एट वेरियस प्लेस द रिबेलियन टुक प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश। और बहुत ऐसे जगह पे, विविध स्थानों पर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध में क्या हुआ, ये जो संघर्ष जो है वो हुआ। द डिसकंटेंट इन द माइंड ऑफ डाइवर्स क्लासेस ब्लो out from this struggle, and its outbreak was in the form of an armed rebellion। और देखो भारत के जो विभिन्न जो वर्ग जो थे, उनको इकट्ठा करके और असंतोष इस जो लड़ाई जो थी, देखो यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ। द डिसकंटेंट इन द माइंड ऑफ डाइवर्स क्लासेस ब्लो आउट in the form of the struggle, and its outbreak was in the form of armed rebellion। मतलब क्या कि यह जो उद्रेक हुआ लोगों के मन का, ये एक अभूतपूर्व ऐसा सशस्त्र युद्ध के रूप में हुआ, सशस्त्र युद्ध के रूप में हुआ है, मतलब आर्म रिबेलियन। अभी देखो हम लोग पिंक कलर में जो दिया है उसको देखेंगे। डू यू नो, मतलब क्या तुम इससे जानते हो, पैका रिबेलियन। देखो फ्रॉम मिडिवल टाइम देयर वाज ए सिस्टम ऑफ पैकास एग्जिस्टिंग इन ओडिशा। मतलब मध्ययुगीन समय से ओडिशा में पैका प्रणाली अस्तित्व में थी। मतलब मध्ययुगीन समय से ही ओडिशा में एक पैका करके जो प्रणाली जो है एक अस्तित्व में थी। द स्टैंडिंग आर्मी ऑफ वेरियस इंडिपेंडेंट किंग्स वेयर नोन एज पैका। देखो द स्टैंडिंग आर्मी ऑफ वेरियस इंडिपेंडेंट किंग्स वेयर नोन एज पैका, मतलब कि जो खड़े सैनिक, हम उन्हें कह सकते हैं कि जो विभिन्न जो स्वतंत्र जो राजाओं के जो राज्य थे, उनमें जो खड़े सैनिक जो रहते थे, उनको पाइका के नाम से पहचाना जाता था। रेंट फ्री लैंड्स वेर ग्रांटेड टू देम फॉर कल्टीवेशन बाय द किंग। और ऐसी जो उनको खेती करने के लिए जो लैंड दी जाती थी, रेंट फ्री लैंड रहती थी, उनको दी जाती थी खेती करने के लिए, मतलब बीज बोने के लिए। द पैकास आर देयर लाइवलीहुड थ्रू इट। और पैकास जो थे उस खेती से अपनी जो उपजीविका जो है वो, मतलब कुछ खाने की जो चीज़ें है उसमें फसल के तौर पर उगाते थे। इन रिटर्न दे वेर सपोज टू स्टैंड बाय किंग्स साइड इन केस ऑफ इरप्शन ऑफ वार। और देखो इसके रिटर्न में, मतलब किस चीज़ के रिटर्न में, कि जो उनको खेती के लिए जो ज़मीन दी गई थी फसल उगाने के लिए, तो उसके रिटर्न में उन लोगों को क्या करना पड़ता था कि जो किंग है, जो राजा है, उसके ऊपर कभी समझो कुछ ऐसी आपत्तिजनक परिस्थिति उपस्थित हो जाती है, तो उस समय उसके साथ लड़ने के लिए इन सैनिकों को खड़ा होना पड़ता था। In 1803, the English conquered Odisha. They took over the hereditary rent-free lands granted to the Paikas। और देखो 1803 में अंग्रेजों ने ओडिशा को कैप्चर कर लिया, जीत लिया। तो अंग्रेजों ने इन पैका लोगों को जो है
वंश परंपरागत, हेरेडिटरी मतलब क्या कि वंश परंपरागत जो भूमि जो दी गई थी, लैंड जो दी गई थी खेती करने के लिए, तो उनसे वो फिर से छीन ले ली। दिस मेड द पाइकास एंग्री, और इस चीज की वजह से जो पाइकास जो लोग थे इनको क्या आ गया, गुस्सा आ गया। सिमिलरली कॉमन मैन्स लाइफ हैड also become miserable because of rise in salt price due to tax imposed on it by the British। और सिमिलरली मतलब क्या, इसके साथ में ही क्या हुआ कि जो कॉमन जो लोग थे, जो सामान्य जो आम आदमी जो थे, उनकी लाइफ में भी मिसरेबल प्रॉब्लम, मतलब क्या कि ऐसे प्रॉब्लम आए कि उनके वजह से कि जो उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश लोगों ने जो नमक है उसके ऊपर का जो टैक्स जो है वो बढ़ा दिया था, और वो टैक्स बढ़ाने के कारण जो आम आदमी है उनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे। दिस रिजल्टेड इन एन आर्म रिबेलियन ऑन पाइकास अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1817। और 1817 में अंग्रेज और पाइका इनके विरुद्ध सशस्त्र युद्ध हुआ। बख्शी जगन बंधु विद्याधर लेड दिस रिवोल्ट, और बख्शी जो जगन बंधु जो थे विद्याधर, तो इनके नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था। मतलब ये इनके लीडर थे, पाइकास लोगों के, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ इनको खड़ा किया था। अभी देखो अगला वाला पॉइंट देखेंगे हम लोग, जो रह गया था हमारा, कॉज फॉर द स्ट्रगल ऑफ 1857। 1857 के जो स्ट्रगल हुआ था या युद्ध हुआ था, उसके कारण क्या थे, वो भी कारण हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड देयर वेयर मैनी किंगडम्स इन इंडिया। देखो अंग्रेज आने के पूर्व जो समय था उसमें भारत में अनेक शासक मतलब जो किंग जो हम लोग कहते हैं उनका शासन था, विविध प्रकार के राजा थे। वॉट एवर चेंजेस टुक प्लेस एट द सेंटर नेवर अफेक्टेड द विलेज सिस्टम। और जो भी कुछ शासक जो थे वो अपना निर्णय लेते थे, वो किसी भी विलेज सिस्टम जो है उसके ऊपर उसका कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होता था। द विलेज सिस्टम कंटिन्यू एज इट इज, और विलेज का जो सिस्टम जो था वो ऐसे के वैसे चलता था। बट द ब्रिटिश चेंज द प्रिवेलेंट सिस्टम एंड ट्राई टू सेटअप अ न्यू सिस्टम। और ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, जब ब्रिटिश आए उन्होंने जो पहला वाला जो सिस्टम था उसको चेंज करने की कोशिश की और नई सिस्टम जो है वो लागू करने की कोशिश की। लुकिंग एट द चेंजिंग नेचर ऑफ विलेज सिस्टम क्रिएट ए फीलिंग ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन द माइंड्स ऑफ पीपल। और जो ब्रिटिश लोगों ने जो सिस्टम लगाया, जो प्रणाली जो लागू की, तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ था कि लोगों के मन में अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता का रूप धारण किया, और इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षित भी लोगों को फील होता था। देखो इसके वजह से आगे क्या हुआ, इकोनॉमिक कॉजेस। अभी आर्थिक कारण, ये 1857 जो है इसका युद्ध होने का इकोनॉमिक कॉज, आर्थिक जो कारण है वो भी हम लोग देखेंगे। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू रेवेन्यू सिस्टम टू इंक्रीज देयर इनकम। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि आर्थिक जो आय है मतलब इनकम है उसमें वृद्धि करने के हेतु नई जो टैक्स की जो सिस्टम है वो चालू की। देखो द टैक्सेस वेयर फोर्सिबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स। और जो टैक्स जो है वो फार्मर लोगों से ज़बरदस्ती लेते थे। एज अ रिजल्ट ऑफ इट द एग्रीकल्चर सिस्टम कोलैप्स। और इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर जो सिस्टम जो था, खेती का जो सिस्टम था वो क्या हो गया, पूरी तरह से खराब हो गया। टू सेल द ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया
एंड एंजॉय प्रॉफिट वॉज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। और देखो क्या था कि टू सेल द ब्रिटिश गुड इन इंडिया एंड एंजॉय द प्रॉफिट वॉज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। इंग्लैंड के बाजार में जो अपना जो इंडिया का माल है, भारत का माल, वो खपाकर आर्थिक लाभ जो प्राप्त करना, ये अंग्रेजों की नीति थी। दे इम्पोज हेवी टैक्सेस ऑन द लोकल इंडस्ट्रीज। और उन्होंने जो लोकल इंडस्ट्रीज जो थे, जो लोकल यहाँ के जो उद्योग धंधे थे, उनके ऊपर कठोर कर लगाए थे। द हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वॉज रूइन। और जो हस्त और वस्त्र उद्योग जो थे या हस्तकला जो थी भारत में, उसका पूरी तरह से इन लोगों ने खत्मा कर दिया, पूरी तरह से इनको नष्ट कर दिया। मैनी इंडियन आर्टिजन बिकेम अनएम्प्लॉय। और बहुत सारे भारतीय जो कारागिर जो थे वो बेरोजगार हो गए। दे हैड ग्रोविंग डिसकंटेंट इन देयर माइंड अगेंस्ट द ब्रिटिश। और उनके मन में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष, डिसकंटेंट का मतलब क्या होता है? असंतोष। और ये असंतोष उनके मन में बढ़ता गया, गुस्सा बढ़ता गया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सोशल कॉजेस। अभी सोशल कॉजेस क्या है? द इंडियंस फेल्ट दैट द ब्रिटिशर्स वेयर इंटरफेयरिंग इन द कल्चर, ट्रेडिशनल एंड कस्टम ऑफ इंडिया। अभी देखो सोशल कॉजेस में क्या आता है कि भारतीय लोगों को ऐसे लगने लगा कि जो ब्रिटिश जो लोग हैं, ये हमारे रीति रिवाज, परंपराओं, रूढ़ियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सती प्रोहिबिशन, widow remarriage act were correct from the social point of view, but the Indians thought that it is an interference in their lifestyle and hence they were dissatisfied। अभी देखो अंग्रेजों ने क्या किया था कि मतलब सती पे रोक लगाई थी, विधवा विवाह को पुनः मान्यता दिया। ऐसी जो सामाजिक दृष्टिकोण से उचित था ये कानून जो बनाना, लेकिन अंग्रेजों के ऐसे जो हस्तक्षेप की वजह से, मतलब ये अंग्रेजों ने किया था, ये इसके वजह से जो इंडियन लोग जो है वो डिससेटिस्फाइड, मतलब असंतुष्ट थे। उनको ऐसे लगता था कि ब्रिटिश लोग हमारे जो कस्टम है, ट्रेडिशन है, इनके इसमें क्या कर रहे हैं? इंटरफेरेंस कर रहे हैं। अभी आगे वाला देखेंगे पॉइंट, पॉलिटिकल कॉजेस। अभी पॉलिटिकल कॉजेस मतलब क्या कि जो राजनीतिक जो कारण होते हैं, ये 1857 का स्ट्रगल होने के लिए ये कारण है, मतलब कॉजेस है। आफ्टर 1757 द ब्रिटिश टुक चार्ज ऑफ मैनी इंडियन स्टेट। देखो 1757 से अंग्रेजों ने कई भारतीय राज्य जो है वो हड़प लिए थे, मतलब कैप्चर कर लिए थे। लेटर लॉर्ड डलहौसी एनेक्स मैनी प्रिंसली स्टेट ऑन वेरियस कॉजेस। और बाद में कुछ समय के बाद में डलहौसी ने अनेक जो रियासत जो थी, रियासत मतलब क्या कि वहाँ पे प्रिंस का अपना एक राज्य होता है, तो ऐसी रियासतों को विविध कारणों से क्या किया था? विलय करवाया था। The Nawab of Ayodhya was dethroned on the ground of maladministration, whereas the princely state of Satara, Nagpur, and Jhansi were annexed through the doctrine of lapse। और देखो इसमें क्या किया गया था कि जो प्रशासनहीनता का जो कारण बताकर अयोध्या का जो नवाब है उसको क्या किया था कि गादी से हटा दिया था, उसकी जो गद्दी है उससे हटा दिया था। किस चीज को आगे करके कि वो प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बराबर करता नहीं है। तो सातारा, नागपुर, झांसी ऐसी जो रियासतों को वहाँ के जो शासक जो थे उनके उत्तराधिकारी को अमान्य कर कर, मतलब उनकी जो उत्तराधिकारी जो आने वाले हैं, डॉक्ट्राइन मतलब क्या कि उत्तराधिकारी जो आते हैं
उनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब क्या, उन जो उत्तराधिकारी जो है उनके जो अधिकार है उनको अमान्य करना। हाँ, और इन रियासतों को किसमें एक दूसरे में क्या कर दिया, विलीन कर दिया। ड्यू टू पॉलिसीज ऑफ डलहौसी द इंडियन डिड नॉट कंसिडर द ब्रिटिश एज ट्रस्टवर्दी। और ऐसे ब्रिटिश लोगों के बिहेवियर के वजह से जो भारतीय जो लोग थे इनके मन में अविश्वास और संशय का जो वातावरण है वो बढ़ने लगा था। अभी जो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है डिसकंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर, ये हम लोग नेक्स्ट सेकंड पार्ट में देखेंगे। क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट पार्ट ही हाफ आवर का हो जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग एक ही टाइम पे एक ही समय में सब कुछ एकदम ना करते हुए इसको एज अ पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड इस रूप में देखेंगे लेसन को।